नमस्कार हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का लेक्चर में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पार्ट 2 देखेंगे, यानी उसमें आज हम गिव रीजंस करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने चैप्टर नंबर 6 तक पूरे गिव रीजंस लिखे हैं। 7 और जो 8 है, ये दो चैप्टर्स है, उसके गिव रीजंस हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी पार्ट 3 में। तो ये आपका पार्ट 2 में 2 वीडियो है ज्योग्राफी का। कल के पार्ट 1 में हमने पूरे एमसीक्यूज कर लिए थे, तो आज हम गिव रीजन स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील। व्हाई? द फर्स्ट पॉइंट, even a cursory look at the map will make one realize that there is North Atlantic and South Atlantic Ocean to the north and eastern coast of Brazil respectively. Second, the southern part of Brazil is occupied by an extensive plateau. Third, the height, that is altitude, decreases gradually to its north. Fourth, a number of rivers take off from the terminal portion of the highlands and flow northwards to meet Atlantic Ocean. Fifth, moreover, Amazon, which is the longest river in the Brazil, originates from the eastern slopes of Andes Mountains in the Peru, flows eastwards and meet North Atlantic Ocean. ठीक है, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में कि एक जो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इवन अ क्यूरियोसिटी लुक एट द मैप विल मेक यू रियलाइज दैट देयर इज नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन। यानी हमें मैप, जो ब्राजील का मैप है, वो देखते ही अपने को पता चलेगा कि जो नॉर्थ और साउथ अटलांटिक जो ओशन है वो नॉर्थ एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील है रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट कहता है कि द सदर्न ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाय एक्सटेंसिव प्लेटू। जो सदर्न पार्ट है ऑफ ब्राज़ील का, वो उससे पूरा एक एक्सटेंसिव प्लेटू से ऑक्यूपाई किया गया है। जो उसकी जो हाइट है वो जैसे हम नॉर्थ पे जाते हैं, नॉर्थ की दिशा में जाते हैं, तो उसकी जो हाइट है वो कम होती जाती है। अगला पॉइंट कहता है नंबर ऑफ रिवर्स टेक ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स एंड फ्लो नॉर्थवर्ड्स टू मीट अटलांटिक ओशन। यानी बहुत सारे जो रिवर्स है जो उस टर्मिनल पोर्शन से ओरिजिनेट होते हैं और हाईलाइन से फ्लो करते हैं नॉर्थ की ओर, ठीक है, और बाद में अटलांटिक ओशन को मीट जाते हैं। मोर ओवर, अमेजन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ब्राजील, ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ एंडेस माउंटेन्स इन द पेरू, फ्लोज ईस्टवर्ड्स एंड मीट द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और बाद में क्या होता है कि जो अमेजन रिवर है, जो सबसे बड़ी रिवर है ब्राज़ील में, वो ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न स्लोप से, जो एंडेन माउंटेन से, उधर से ओरिजिनेट होती है और ईस्टवर्ड से फ्लो करते ही बाद में नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मीट करती है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं सेकंड एग्जाम गिव रीजन, और एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये लाइकवाइज Paraná, Paraguay and Uruguay originate from the southern slopes of highlands and flows through the southwestern part of Brazil, ठीक। चलो सेकंड देख लेते हैं गिव रीजन। There are dissimilarities between the eastern and western coast of Brazil. First point, there are dissimilarities between the eastern and western coast of India. Brazil, because the western coast borders the Arabian Sea, whereas the eastern coast borders the Bay of Bengal. Second, on the western coast, surf taking of the western Ghats and extend right up to the coast. Its width is also less and it is a rocky coast. Fourth, on the other hand, the eastern coast has been formed due to the depositional work of rivers. As rivers that originate from the western Ghats are short and sweep, they will form estuaries and not deltas, whereas the eastern Ghats have been gentle, slow. The speed of the rivers is less, and so they deposit the sediments brought with them at the coast, resulting in formation of deltas, ठीक है। ठीक है, तो इंडिया का जो है, ठीक है, तो जो बोल रहा है कि जो
वेस्टर्न कोस्ट और जो बॉर्डर्स है अरेबियन सी, ये दोनों वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स है, उसको दो रिवर्स फ्लो होते हैं, दैट इज अरेबियन सी, और ईस्टर्न कोस्ट जो बॉर्डर्स होती है दैट इज बे ऑफ बंगाल। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वो वेस्टर्न घाट्स उधर एक्सटेंड होते हैं, दैट इज राइट, कोस्ट से घाट्स होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। थर्ड पॉइंट बोलता है इट्स विड्थ इज आल्सो लेस एंड इट्स रॉकी कोस्ट, तो जो माउंटेन्स है उधर की उनकी जो विड्थ है वो कम है और वो जो पूरा है वो पूरा रॉकी कोस्ट है। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि ऑन द अदर हैंड द ईस्टर्न कोस्ट हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन वर्क ऑफ द रिवर्स। और फोर्थ पॉइंट बोलता है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है वो किससे क्यों फॉर्म हुआ, ताकि जो रिवर्स का जो डिपोजिशन वर्क है उसकी वजह से जो वेस्टर्न को ईस्टर्न कोस्ट फॉर्म हुआ। फिर फिफ्थ पॉइंट बोलता है as the rivers that originate from the western ghats are short and swift, जो रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं यानी उससे शुरू होते हैं, तो वो जो होते हैं छोटे रिवर्स होते हैं पर स्विफ्ट होते हैं। और सिक्स दे फॉर्म ईस्टर्न एंड नॉट डेल्टास whereas the eastern ghats have gentle slope। ठीक है, तो वो ईस्टर्न फॉर्म करते हैं और डेल्टास फॉर्म नहीं करते, जो ईस्टर्न घाट से वो जेंटल स्लोप होते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स को जेंटल स्लोप होता है। और लास्ट पॉइंट बोलते हैं कि द स्पीड ऑफ द रिवर्स इज लेस एंड सो दे डिपॉजिट द सेडिमेंट्स ब्रॉट विद देम एट द कोस्ट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास। और जो स्पीड ऑफ रिवर्स है वो जो रिवर्स की जो स्पीड होती है वो कम होती है और उधर सेडिमेंट्स भी कोस्ट पे ये होते हैं और उसकी वजह से फिर बाद में डेल्टास फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं थर्ड गिव रीजन पर, दैट इज एज कम्पेयर टू अमेजन पोल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ ग्रेटली। फर्स्ट पॉइंट, अमेजन बेसिन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ब्राजील। सेकंड पॉइंट, अमेजन रिवर रिसीव ह्यूज डिस्चार्ज ऑफ अबाउट 2 lakhs cubic kilometer per second। Third, on the other hand, in North Indian plains, due to gentle slope, the speed of river Ganga is less. Fourth point, the region near the Amazon basin is covered by thick, dense equatorial forest. Hence, it is unfit for human settlement. Due to the throwing of industrial waste in rivers, the river water has become polluted, which has an adverse effect on human life। ठीक है, तो ये अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जो अमेजन बेसिन है वो नॉर्थ पे लाई करती है हमारे ब्राज़ील पे, और जो अमेजन रिवर की है उसको 2 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड इतना उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। और थर्ड पॉइंट बोलता है कि ऑन द अदर हैंड इट इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द स्पीड ऑफ रिवर गंगा इज लेस। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की वजह से उसका जो हमारा और जेंटल स्लोप की वजह से जो हमारी गंगा का जो स्पीड है, वाटर का स्पीड है वो कम है। द रीजन नियर द अमेजन बेसिन इज कवर्ड बाय थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। और जो अमेजन का जो बेसिन है वो पूरा उधर जंगल है, ठीक है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, और इसकी वजह से हेंस इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। तो उधर जो ह्यूमन्स है उधर रह ही नहीं सकते। ठीक है, और गंगा पे क्या होता है कि जो मैं आपको अगला पॉइंट में याद कर देता हूँ कि जो गंगा का जो ये है, जो गंगा का जो बेसिन है वो पूरा उसकी जो जमीन है यानी जो जमीन है वो पूरी जेंटल है। ठीक है, जेंटल होने की वजह से उसका जो उधर जो खेती हो सकती है वो अच्छी तरीके से हो सकती है। यानी जो हम एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर द लैंड इज गुड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। सो देयरफॉर ऑन द लैंड ऑफ द गंगा देयर इज और फिर बाद में आप पॉइंट डाल देना कि ड्यू टू द थ्रोइंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन रिवर्स द रिवर वाटर हैज़ बिकम पोल्यूटेड विच हैज़ बीन एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। और उसकी वजह से जो उधर हैं उधर सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, हमने जैसे देखा अमेजन के उधर जंगल है तो उधर लोग कम हैं, उधर अनफिट है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। और जो गंगा है उसकी जो लैंड है इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। फॉर दैट
जो पॉपुलेशन है उधर ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी वजह से। और फिर ज़्यादा होगी तो वो लोग पूरा कचरा फेंकेंगे, वो जो पानी है जो रिवर का है वो पूरा कपड़े धोने को ये सब करते, ये बुरी चीज़ है। इससे हमारा जो रिवर है वो वाटर पोल्यूटेड होता है और इसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म होता है। तो इसकी वजह से और यही जो पानी है हमको भी खतरनाक होगा। So therefore आप लिख सकते हैं, as compared to Amazon pollution in river Ganga will affect the human life greatly। चलो ठीक है, 2 मिनट में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या नहीं। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड्स रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। फर्स्ट पॉइंट, ब्राजील रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। Second point, some parts of the highlands extend up to the northern coast. Third point, the escarpments act as a obstruction to the southeast trade winds coming from the sea. Fourth point, this causes orographic types of rainfall in the coastal areas. Fifth point, beyond the highlands, as the effect of these islands gets reduced, the region receive less rainfall. क्या बोलता है हमें कि जो नॉर्दर्न पार्ट है ब्राज़ील का, हाईलैंड्स का, उसको सबसे कम रेनफॉल मिल जाता है। तो क्यों होता है? तो जो ब्राज़ील है उसको जो रेनफॉल कहाँ से मिलता है? तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये दोनों विंड से रेनफॉल मिल जाता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट बोलता है, सम पार्ट्स ऑफ हाईलैंड्स एक्सटेंड अप टू द नॉर्दर्न कोस्ट। कुछ जो हाईलैंड्स के जो पार्ट्स है वो नॉर्दर्न कोस्ट तक एक्सटेंड कर देते हैं। The escarpments act as a obstruction to the southeast trade winds coming from the sea। तो जो the escarpments है जो फिर वो एक बैरियर बन के खड़े रहते हैं ताकि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो आते हैं सी से। This causes type of rainfall in the coastal areas, और उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज में है वो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होता है। And last point, beyond the highlands, as the effect of these winds gets reduced, the region receive less rainfall। और इसकी वजह से जो हाईलैंड्स की जो दूसरे बाजू है उसको जो विंड्स हैं वो कम हो जाते हैं, उधर तक आते आते, और उधर इसलिए कोस्टल एरियाज में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है और जो दूसरी बाजू है आइलैंड्स की उधर कम रेनफॉल होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा फोर्थ गिव रीजन। फिफ्थ गिव रीजन पे चले जाते हैं अब हम। स्नोफॉल डजंट ऑकर इन ब्राज़ील। ये भी हमेशा पूछते हैं, ये भी मुझे लगता है कि मंडे के ज्योग्राफी के पेपर में आ जाएगा ये गिव रीजन। चलो, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा होगा यार, मुझे लगा ब्लर दिख रहा है। ये प्रॉब्लम क्या मालूम है कैसे सॉल्व आउट करूँ, ठीक है। चलो, फिफ्थ पॉइंट निकले थे, तो इसकी वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। स्नोफॉल डजंट ऑलवेज ऑकर इन ब्राज़ील, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देख लेते, ब्राज़ील इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। सेकंड पॉइंट, सिंस ब्राज़ील हैज अ लास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इट एक्सपीरियंसेस ग्रेट रेंज ऑफ climatic changes। Third point, it is very hot or cold in Brazil। The average temperature is between 18 degrees Celsius to 28 degrees Celsius throughout the year। This kind of temperature is not suitable for snowfall। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको एग्जाम में लिखते आ सके, ठीक। चलो, क्या है, फर्स्ट पॉइंट देख लेते कि जो ब्राज़ील है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, और ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्री, और उसका जो ब्राज़ील हैज़ वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इट एक्सपीरियंस ग्रेट रेंज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। यानी जो ब्राज़ील को है ट्रॉपिकल कंट्री के होने की वजह से ब्राज़ील को बहुत सारे क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं। यानी एग्जाम्पल, नेक्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे, समटाइम्स इट इज़ वेरी हॉट और समटाइम्स इट इज़ वेरी कोल्ड। यानी कभी कभी गर्मी ज़्यादा होती है, नहीं तो कभी ठंडी ज़्यादा होती है। और उसका जो टेम्परेचर है, द एवरेज टेम्परेचर इज बिटवीन 18 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। यानी जो ब्राज़ील का जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस इनके बीच में रहता है हमेशा।
पूरे साल भर। तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर इज नॉट सुटेबल फॉर द स्नोफॉल। ठीक है, चलो तो आपको ये समझा होगा आशा करता हूँ। तो हमने 5 गिव रीजंस देखे हैं, अब हम देखते हैं 6th गिव रीजन पे चले जाते हैं। कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल इज नॉट प्रोमिनेंट इन इंडिया। Conventional type of rainfall, first point, a conventional type of rainfall is experienced in equatorial region. Second point, every year the equatorial region is heated more due to high intensity solar radiation. Third, it expands, becomes lighter and moves in the upward direction in the form of convection currents. Fourth point, the rising air cools down. Fifth point, relative humidity increases and condensation begins. 6th point, clouds are formed and every day in the evening the equatorial region gets conventional type of rainfall. And last, India is not an equatorial country and the topography of India is the main reason of the orographic rainfall in India. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल है हमारे इंडिया में वो प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, तो क्यों है ये? फर्स्ट हम बोलेंगे द कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल इज एक्सपीरियंस इन इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ जो रेनफॉल है वो इक्वेटोरियल रीजन में होता है। और एनी अदर इक्वेटोरियल रीजन इज हीटेड मोर ड्यू टू हाई इंटेंसिटी सोलर रेडिएशन। और इक्वेटोरियल रीजन में जो एयर होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है सोलर रेडिएशन की वजह से, और उसकी वजह से वो एक्सपांड्स करता है और उसकी वजह से जो becomes lighter and moves in the upward direction, और वो एक्सपांड होने की वजह से वो जो हल्का हो जाता है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल करंट्स। और उसकी वजह से जो राइजिंग एयर है वो जैसे जैसे आगे जाता है वो ठंडा होते जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस एंड कंडेंसेशन बिगिंस, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है और कंडेंसेशन भी चालू हो जाता है। And 6th point, clouds are formed and every day in the equatorial region gets conventional type of rainfall, और उसकी वजह से जो डग होते हैं वो बनना चालू हो जाते हैं और उसकी वजह से हर रोज इक्वेटोरियल रीजन में शाम को कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल होता है। इंडिया इज नॉट अ इक्वेटोरियल कंट्री एंड द टोपोग्राफी ऑफ इंडिया इज मेन रीजन ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल इन इंडिया। और इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री नहीं है, और ये जो इक्वेटोरियल कंट्री नहीं है, पर जो टोपोग्राफी है इंडिया की उसकी वजह से ये मेन रीज़न है कि क्यों ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है हमारे इंडिया में। चलो ये हो गया हमारा 6th गिव रीज़न। एक बार देख लेते हो रिकॉर्डिंग हो रही है क्या नहीं। ओके, seventh question of give reason, tropical cyclones occur rarely in Brazil. First point, due to vast latitudinal extent of Brazil, it experiences a wide range of difference in climate. Second point, near the equator it is hot. Third point, near Capricorn there is a temperate red type of climate. Fourth point, in coastal regions near the equator as the sun rays are perpendicular. Fifth point, there is not much difference in the temperature of that country throughout the year. Sixth point, moreover, the winds move in the vertical direction in this region. Seventh point, also the convergence zone of the trade winds near the coastal areas is extremely weak. And last point, 8th point, as a result cyclones are not formed. तो क्यों ये पहली बात बोल रहा है कि हमारे जो ब्राज़ील में है वो साइक्लोन्स क्यों नहीं फॉर्म होते, यानी बहुत कम फॉर्म होते हुए। तो क्यों होता है ये फर्स्ट देख लेते हैं। ड्यू टू वास्ट लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इट एक्सपीरियंसेस अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, हमने जैसे पिछले इसमें देखा कि वास्ट एक्सटेंट की वजह से वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से जो ब्राज़ील का है वो सबसे ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस फॉर्म करते हैं, यानी कभी हॉट होता है कभी कोल्ड होता है। तो ये सबसे ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस होते हैं ब्राज़ील में, और वो कभी इक्वेटर पे हॉट होगा। नियर कैप्रिकॉर्न देयर इज अ टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, और कैप्रिकॉर्न की वजह से टेम्परेट यानी सबसे ज़्यादा गर्म टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। फोर्थ पॉइंट,
इन कोस्टल रीजन्स नियर द इक्वेटर द सन रेज आर परपेंडिकुलर, और कोस्टल रीजन में जो सन की रेज होती है वो 90 डिग्री होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ दैट कंट्री थ्रू आउट द ईयर, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है टेम्परेचर में पूरे साल में, ठीक है। 6 पॉइंट, मोर ओवर द विंड्स मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस रीजन, और उस रीजन में वर्टिकल विंड्स फ्लो करते हैं। 7 पॉइंट, also the convergence zone of the trade winds near the coastal areas is extremely weak, और जो कन्वर्जन जोन है जो ट्रेड विंड्स फ्लो करते हैं कोस्टल एरियाज में वो सबसे वीक होते हैं, और उसकी वजह से साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते, ठीक है। चलो एट रीजन पे जाते हैं। देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मानस। मानस इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ब्राजील, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, the equator passes through the northern part of Brazil, which means that the sun's rays are perpendicular in this region throughout the year, hence temperature is hot. Fourth point, moreover, as it falls under the equatorial region, this region receive a conventional type of rainfall. Fifth point, so the temperature here is humid. Sixth point, thus that throughout the year this region experience a hot or humid climate. तो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन बोलते हैं हमें कि जो जो डिफरेंस है वो कम है कि जो मानस का और कंट्री में, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो मानस है वो नॉर्थ में लोकेटेड किया जाता है ब्राज़ील में, जो इक्वेटर है उससे पास होता है ना, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील से पास होता है, और उसकी वजह से जो सन के रेज होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, और उसकी वजह से जो मानस का जो टेम्परेचर है वो हॉट होता है थ्रू आउट द ईयर, हेंस टेम्परेचर इज हॉट इन मानस। तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर है मानस में वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और अगला पॉइंट बोलता है, मोर ओवर एज इट फॉल्स अंडर द इक्वेटोरियल रीजन, दिस रीजन रिसीव अ कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल। और हमने देखा था पिछले वीडियो के पहले पार्ट में कि जो इक्वेटोरियल रीजन में उधर कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल होता है, और ये जो मानस है वो इक्वेटोरियल इसमें फॉल होने के कारण वो जो रीजन आता है इक्वेटोरियल रीजन में फॉर्म होने के कारण उधर कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल होता है। फिर फिफ्थ पॉइंट, सो द टेम्परेचर हियर इज अ ह्यूमिड, और उसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है ह्यूमिड होता है, यानी मॉइस्चर होता है टेम्परेचर में, ठीक है। जैसे मुंबई में चिकट चिकट होता है, ठीक है, मॉइस्चर होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है माइनस में, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं दिस दस थ्रू आउट द ईयर दिस रीजन एक्सपीरियंस हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक। चलो ये हो गया हमारा 8 गिव रीजन। अब हम बढ़ते हैं 9th गिव रीजन पे। इंडिया रिसीव precipitation from the northeast monsoon winds too. First point, very cold winds blowing from the north are obstructed by the Himalayas. Second point, similarly the southwest monsoons rated from the Shivaik and Himalayan range of the Himalayas. ठीक है, because of third point, because of the obstruction caused by the eastern and western ghats. Fourth point, it rains more in the coastal areas. Fifth point, the rainfall reduces in the leeward side of the hills. Sixth point, orographic type of rainfall occurs because of the natural obstruction of the Himalayas. And last, seventh point, these winds retreat from the Himalayan ranges and their retreating journey starts. ठीक है, 9th MCQ हमें बोलता है कि MCQ बोल रहा है, गिव रीजन बोलता है कि इंडिया में प्रेसिपिटेशन होता है किससे, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से, ठीक है।
तो क्या होता है, फर्स्ट देखेंगे, वेरी कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालय। जो नॉर्थ से फ्लो करते कोल्ड विंड्स तो वो हिमालय की वजह से रुक जाते हैं। सिमिलरली द साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट फ्रॉम द शिवालिक एंड हिमाचल रेंजेस ऑफ द हिमालयस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं वो रिट्रीट करते हैं शिवालिक से और हिमाचल रेंजेस की वजह से, हिमालय से ऑब्स्ट्रक होने के कारण वापस से उधर से फिरते हैं वो, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, उसकी वजह से उधर कोस्टल एरियाज में सबसे ज़्यादा रेन होता है। और जो फिर जैसे जैसे आगे आते हैं लेवर्ड साइड यानी ऑफ द हिल्स के दूसरी बाजू में जैसे जैसे आते हैं उधर रेन कम होते जाता है। और ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हिमालयस। और ओरो टाइप ऑफ ग्राफिक ऑफ रेनफॉल ऑकर होता है हिमालय के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। दिस winds return from the Himalayan ranges and their return journey starts। और ये जो winds है वो वापस से रिटर्न होते हैं हिमालयन रेंजेस से और उनकी वापस से जो रिटर्न जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, 10th वन देख लेते जल्दी से। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। फर्स्ट पॉइंट, अमेजन रिवर फ्लोज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील एंड द नियरली 2/3 पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड बाय दिस रिवर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट बोलते हैं, ऑल्सो द इक्वेटर पासेस थ्रू दिस रीजन, हेंस द क्लाइमेट इज हॉट एंड इट रेन्स ऑफ द अर्थ। Third point, it received conventional type of rainfall. Fourth point, these environmental conditions are favorable for the growth of the trees. Fifth point, however, this climate, heavy rainfall, dense forest, etc. acts as a barrier to the development of the human settlements. Hence, the interior part of the Amazon basin is very sparsely populated. Okay. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट है ब्राजील का वो पूरे डेंस फॉरेस्ट से ऑक्यूपाई हो चुका है। तो क्या बोलते हैं, क्यों ये फर्स्ट वन, द अमेजन रिवर फ्लोज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील एंड नियरली 2/3 पार्ट ऑफ द ब्राजील इज कवर्ड बाय दिस रिवर। जो नॉर्दर्न हमें जो अमेजन रिवर है वो नॉर्दर्न पार्ट से फ्लो करती है ब्राज़ील से, और उसका 2/3 पार्ट यानी 2/3 पार्ट जो है ब्राज़ील का वो कवर किया है इस रिवर ने। फोर्थ सेकंड पॉइंट, ऑल्सो द इक्वेटर पासेस थ्रू दिस रीजन, हेंस द क्लाइमेट इज हॉट एंड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। और उसकी वजह से जो अमेजन का जो रिवर का जो जगह है, रीजन है, वो इक्वेटर से पास होता है और उसकी वजह से उधर क्लाइमेट जो होगा वो हॉट होगा और उसकी वजह से जो हर रोज उधर बारिश होगी। इट रिसीव कन्वेंशन टाइप ऑफ रेनफॉल, उधर कन्वेंशन टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर होता है। दिस एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज। और उसकी वजह से जो उधर ट्रीज के लिए जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल यानी उनको उनकी ग्रोथ के लिए सूट होता है ये क्लाइमेट, ठीक। पर however this climate, heavy rainfall, dense forest etc. act as a barrier to the development of the human settlement। पर इधर जो हेवी रेनफॉल है, हेवी क्लाइमेट जो गर्म क्लाइमेट होता है, हेवी रेनफॉल होता है, इधर डेंस फॉरेस्ट है, तो ये जो डेवलपमेंट है वो उधर हमारे ह्यूमन सेटलमेंट्स उधर डेवलप हो ही नहीं सकते यानी रह ही नहीं सकते। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं हेंस द इंटीरियर इन द अमेजन बेसिन वेरी स्पेसली पॉपुलेटेड। उसकी वजह से जो इंटीरियर पार्ट ऑफ हमारा जो बेसिन है अमेजन बेसिन का उधर कम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 10th MCQ। अब हम देखते हैं 11th MCQ।
और दो MCQ बोलता है गिव रीजन, और दो गिव रीजन हम देखने वाले हैं। चलो 11 देख लेते हैं। Vegetation is scarce in the high altitudes of Himalayas. First point, the climate is very cold in the high altitudes of Himalayas during winters. Second point, during winters in Jammu and Kashmir and the parts of mountainous region of Himalayas. The third point, the temperature dropped to the 40 degrees Celsius. Fourth point, there is a heavy snowfall. Fifth point, due to this, land which is covered with snow becomes unsuitable for the vegetation. And sixth point, hence seasonal flowering trees are found here. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो वेजिटेशन है यानी जो एनिमल्स है, जो वेजिटेशन है वो उधर कम है, ठीक है, हिमालयस में। तो क्यों होता है कि पहली बात हम बोल सकते हैं कि जो हिमालय का जो क्लाइमेट है, आपको तो मालूम है सबसे ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है, उधर बर्फ़ पड़ता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो विंटर्स में जम्मू कश्मीर और बाकी के जो माउंटेनस पार्ट्स होते हैं हिमालयस के, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री तक ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, नीचे चला जाता है। उसकी वजह से हेवी स्नोफॉल होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो लैंड है वो पूरा स्नो उन्हें कवर कर लिया है, तो उसकी वजह से जो इट इज़ अनसुटेबल फॉर द वेजिटेशन, और उसकी वजह से जो बाकी के जो ट्रीज़ है उधर आ नहीं सकते। और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं उधर सिर्फ हेंस सीजनल फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड देयर, और उधर सिर्फ सीजनल फ्लावरिंग ट्रीज ही फाउंड होते हैं, ठीक। चलो ये हो गया हमारे 11th गिव रीजन। अब हम देखते हैं 12th गिव रीजन। वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स इज फाउंड इन ब्राज़ील। First one, a wide variety of insects is found in Brazil because it has a high diversity and density of wildlife in the Amazon rainforest. Second point, evergreen forests are found in this region around the Amazon basin as it rains throughout the year. Third point, because of the deposition of the sediments brought up by the river Amazon. Fourth point, and thus the Amazon Canal is 150 km in breadth. Fifth point, it forms ideal conditions in terms of soil and water for the growth of the dense forest. Sixth point, apart from the numerous species found in the tropical rainforest of the north. Seventh point, there are also found in the swampy grasslands, deciduous forest, etc. ठीक है, ठीक है। 12th MCQ में गिव रीजन, सॉरी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो एक इधर बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा इंसेक्ट की जो वैरायटी है, वो जो प्रजाति है वो सबसे ज़्यादा हमें ब्राज़ील में देखने को मिलती है। क्यों होता है? वाइड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स इज फाउंड इन ब्राज़ील बिकॉज, क्यों होता है? तो क्योंकि उसको हाई डाइवर्सिटी और डेंसिटी है वाइल्ड लाइफ में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोलते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस रीजन आर अराउंड द अमेजन बेसिन इट रेन्स ऑफ द ईयर। और उधर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है हमें इस जो अमेजन रीजन में फाउंड करते हैं, वो उधर पूरा साल भर रोज बारिश होती है। और इसकी वजह से जो डिपोजिशन सेडिमेंट्स है वो रिवर अमेजन से होते हैं। और जो एंडस है, एंड एज द अमेजन कैनल इज 150 किलोमीटर इन विड्थ, और हमारे अमेजन कैनल का जो विड्थ है वो 150 किलोमीटर है। इट फॉर्म्स आइडियल कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ सॉइल एंड वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। और इसकी वजह से जो लैंड की जो कंडीशन है, सॉइल की जो कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, और उधर बहुत सारे ट्रीज भी ग्रो कर सकते हैं इसकी वजह से। अपार्ट फ्रॉम द न्यूमरस स्पीसीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ, और बाकी के जो स्पीसीज है बहुत सारे जो वो नॉर्थ में हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एंड लास्ट पॉइंट, दिस आर ऑल्सो फाउंड इन द स्वैम्पी ग्रासलैंड्स, डेसिडियस फॉरेस्ट और एक्सेट्रा। और यही सिर्फ उधर ही नहीं मिलते, तो हमें डेसिडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और स्वैम्पी एरियाज में भी देखने को मिलते हैं, और डेसिडियस फॉरेस्ट में भी देखने को मिलते हैं।
ये हो गया। अब 12th MCQ सॉरी गिव रीजन। अब हम देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट गिव रीजन, ठीक है। 13th गिव रीजन, पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। क्यों है? फर्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स एज इट इज द ह्यूमन रिसोर्स दैट अल्टीमेटली अफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। सेकंड पॉइंट, इट्स अवेलेबल एस्पेक्ट्स लाइक लिटरेसी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। Third point, more educated the population, more is the skill supply which will be used by industries to manufacture products. And last point, apart from that, it will be lead to more development of a technology. ठीक है। हमारा क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो पॉपुलेशन यानी जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि जो पॉपुलेशन आबादी जो है इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स वो उसको अफेक्ट करता है कंट्री के प्रोग्रेस की ओर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट qualitative aspects like literacy and life expectancy contribute to the economic and social progress of a nation, ठीक है। तो उसमें ये भी ये करता है कि कौन सबसे जनता सबसे ज़्यादा जिनको लिखते वास्ता आता है या नहीं तो जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं, ठीक है, और कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी नेशन की, तो ये सब डिसाइड करता है और ये नेशन की इकोनॉमी की और भी अच्छी तरीके से अफेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट, मोर एजुकेटेड द पॉपुलेशन, मोर इज द स्किल सप्लाई विच विल बी यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। और सबसे जितनी आबादी जो सीखी हुई नहीं तो जिनके पास स्किल है वो स्किल वो जो इंडस्ट्री है वो यूज़ करेंगे और ताकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होगी और उसकी वजह से जो हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादा इकोनॉमिक में भी अच्छे हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम डैट इट विल लीड टू मोर डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, और इकोनॉमी के नहीं और टेक्नोलॉजी का भी सबसे ज़्यादा हाथ रोल प्ले हो जाएगा, सब यानी सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये ब्लर दिख रहा है, इसकी वजह से मैंने कोशिश की आपको हर एक जो गिव रीज़न है वो मेरी भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मैं आपका क्लास एंड करता हूँ और पार्ट 3 में हम रिमेनिंग गिव रीजन्स देखेंगे। थैंक यू।